एंड सीडीएस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आती है वो है हमारे पास में हार्ट साउंड से रिलेटेड। हार्ट साउंड जैसे कि आपको पता है, हार्ट साउंड चार तरीके होती है, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो हार्ट साउंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज पूछी जाती है वो है, पहली चीज डिफरेंशिएटिंग पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन है, करेक्टर। फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड का करेक्टर कैसा रहता है? हाई पिच रहता है। थर्ड एंड फोर्थ का सॉफ्ट लो एंड सॉफ्ट लो पिच रहता है। अगर फ्रीक्वेंसी वाइज पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं हमारे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी, तो वो क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे तेज आवाज किसकी है? ठीक है, तो सबसे तेज आवाज रहती है सेकंड, या फ्रीक्वेंसी, तेज मींस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी रहती है? वो है सेकंड हार्ट साउंड की। किसकी है? सेकंड हार्ट साउंड की। और सबसे लो फ्रीक्वेंसी किसकी रहती है? तो आंसर इज फोर्थ हार्ट साउंड। हमारे को ये नहीं पूछेंगे कि कितनी रहती है, तो हमारे को पता होना चाहिए 50 हर्ट्ज एंड लेस देन 20 हर्ट्ज। बट क्वेश्चन इतना ही आता है हमारे को एमसीक्यू में, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है, लोवेस्ट किसकी होती है। फिर कॉज, कॉज की अगर बात करें हैं तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, जितने भी हार्ट साउंड है, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड मेनली बात करते हैं, तो वो हमेशा किसकी वजह से डेवलप होंगे? क्लोजर ऑफ द वॉल। ठीक है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड कब डेवलप होती है? जब हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर, मतलब ये एट्रिया एंड ये वेंट्रिकल, तो एट्रिया वेंट्रिकुलर जो ये वॉल है, तो इसके क्लोजिंग के टाइम पे जो हार्ट साउंड डेवलप होगी उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट हार्ट साउंड। एंड इसी जगह हमारा जो ये एओर्टा है और ये हमारा जो पल्मोनरी वॉल है, तो इनके जो क्लोजर पे, जहां पे सेमिलुनर वाल्व है, तो इनके क्लोजिंग पे कौन सी हार्ट साउंड सुनाई देगी हमारे को? सेकेंड हार्ट साउंड। तो अपने को पता है क्लोजिंग पे ही हमारे को हार्ट साउंड सुनाई देती है। अगर एवी वॉल क्लोज हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट हार्ट साउंड। अगर हमारा सेमिलुनर वाल्व जो कि कहाँ पे है, एओर्टा एंड हमारा पल्मोनरी वॉल जो है, वो अगर क्लोज होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंड हार्ट साउंड। ओके, इसी तरीके से ये नॉर्मली सुनाई देते हैं, ये नॉर्मली सुनाई नहीं देते हैं। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड किस वजह से सुनाई देंगे हमारे को? रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से सुनाई देता है, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से सुनाई देता है। एंड यहाँ पे वेंट्रिकुलर डिस्टेंस होगा, तो वेंट्रिकुलर फिलिंग की टाइम पे, जैसे कि एक तो होता है हमने कोई भी बड़ी टंकी है एंड बड़ी टंकी से एकदम से पानी स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, तो वो जो प्रेशर की वजह से रैपिड फ्लो स्टार्ट होगा, तो रैपिड फ्लो पे कौन सी हार्ट साउंड सुनाई देती है? वो होती है थर्ड हार्ट साउंड। एंड अब नॉर्मली पूरे पाइप में जब पानी आ जाएगा तो नॉर्मल जो फ्लो चलेगा, तो नॉर्मल जब फ्लो चलता है तब जो वो फ्लो की वजह से हार्ट साउंड सुनाई देती है वो होती है हमारी फोर्थ हार्ट साउंड। तो जैसे मैंने बताया था, ये नॉर्मली नहीं सुनाई देती है हमारे को। किससे सुनाई देती है, किससे नहीं सुनाई देती, वो मैं अभी सारी चीजें क्लियर करूंगा आपके सामने। तो हमारे को पता चल गया करेक्टर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कॉज क्या है, टाइमिंग। तो टाइमिंग में हमारे को पता होना चाहिए, स्टार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे फर्स्ट हार्ट साउंड, जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे हमारी सेकंड हार्ट साउंड। एंड सबसे अब सारी चीजें पता हो या ना पता हो, हमारे को पता होना चाहिए हमारा एमसीक्यू कहां से आने वाला है। क्वेश्चन सीधा सा आता है हमारा का, प्री सिस्टोलिक हार्ट साउंड कौन सी है? प्री सिस्टोलिक हार्ट साउंड कौन सी है? तो हमारा आंसर क्या जानना चाहिए? फोर्थ हार्ट साउंड। कौन सी है? फोर्थ हार्ट साउंड। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया था कि नॉर्मल हार्ट साउंड कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये दोनों किससे सुनाई देगी हमारे को? डायफ्राम से। ठीक है, जो स्टेथ का पोर्शन होता है, जो फ्लैट पोर्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ठीक है, एंड जो थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड है वो क्या है? एबनॉर्मल है। and यहाँ पे किससे सुनाई देगी? बेल से सुनाई देगी। मींस स्टेथ का जो घंटी बेल शेप का जो पोर्शन होता है, अपोजिट साइड का पोर्शन होता है, उससे हमारे को थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देती है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको यहाँ पे। ठीक है,
अब हम बात करेंगे जैसे मैंने क्या बताया था कि हमारा S1 जो है फर्स्ट हार्ट सॉन्ग S1 की अगर बात करें तो वो कैसी बताई थी, हाई पिच की। बट S1 अगर सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ पे सारी चीजें हमारे को क्या करनी है, लर्न करनी है, याद होनी ही चाहिए, सारी चीजें याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो सॉफ्ट हार्ट सॉन्ग की अगर बात करें कि कौन कौन सी कंडीशंस में हमारे को S1 सॉफ्ट सुनाई देती है, तो उसको याद करने का तरीका देखिए। जहां पे पुअर कंडक्शन हो, ठीक है, पुअर कंडक्शन कैसे हो सकता है, मतलब ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और ये मेरी चेस्ट वॉल है और ये मेरा स्टेथोस्कोप है। ओके, तो जितना ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो कितनी S1 क्या कितनी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। मींस पुअर कंडक्शन हो रहा है ना, तो ये पुअर कंडक्शन कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, आइदर मेरा पेशेंट क्या हो, ओबेज हो, सेकंड कंडीशन एम्फाइसीमा डेवलप होगा हो, ये देखिए ओबेसिटी हो, एम्फाइसीमा हो, प्लूरल इफ्यूजन हो, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो, तो ये चारों जो कॉज हैं तो वो क्या होंगे, पुअर कंडक्शन की वजह से। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मिक्सोइडिमा की, तो वो किसका कॉज हो गया, डिक्रीज द रेट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, डिक्रीज द रेट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, जिसमें क्या कॉज आएगा हमारा, मिक्सोइडिमा, कार्डियोमायोपैथी, एक्यूट एमआई एंड एमआर। ठीक है, एंड फिर आता है प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल एंड फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सीवियर कैल्सिफिकेशन ऑफ द वॉल्व। तो ये सारे कॉज हैं हमारे सॉफ्ट S1 के। ठीक है, इसमें से हमारे को इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, हमारे इंपॉर्टेंट है जो हमारे को एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, एमआर, देन पीआर इंटरवल, लॉन्ग पीआर इंटरवल, ओके, देन थर्ड सीवियर कैल्सिफिकेशन, सीवियर कैल्सिफिकेशन। तो ये तीन ऑप्शन हमारे को हमेशा याद होने चाहिए, किसके लिए, सॉफ्ट S1 के लिए। ठीक है, अगर सॉफ्ट S1 किसमें सुनाई देती है तो अपने को पता होना चाहिए, ओबेस है, एम्फाइसीमा है, प्लूरल इफ्यूजन है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, ये पुअर कंडक्शन के लिए अगर याद है वेल एंड गुड, बट हमारे को क्या पता होना चाहिए, एमआर, लॉन्ग पीआर इंटरवल एंड सीवियर कैल्सिफिकेशंस। ठीक है, देन अगर बात करें हम लाउड S1 की, ये तो हुआ हमारी सॉफ्ट S1। अब जस्ट अपोजिट की बात करते हैं लाउड S1 की। लाउड S1 के क्या कॉज हो सकते हैं, आइदर टेकीकार्डिया हो, टेकी हो, तो टेकी में क्या कॉज हो सकते हैं, एनीमिया, एंजाइटी एंड फियर। ठीक है, देन क्या हो सकता है, थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस, ओके, थायरोटॉक्सिकोसिस, एवी फिस्टुलास, एएसडी, पीडीए, मिटल स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। ठीक है, तो जितने भी स्टेनोसिस वर्ड आ रहे हैं, स्टेनोसिस वर्ड आ रहे हैं, तो वहां पे क्या डेवलप हो रही है, लाउड S1। तो उस बेसिस पे हम क्या याद रख सकते हैं, एएसडी, पीडीए, एमएस एंड टीएस को, जितनी भी वॉल्वुलर डिजीज है, एंड लास्टली शॉर्ट पीआर इंटरवल। तो अपने को पता होना चाहिए शॉर्ट पीआर इंटरवल है तो वहां पे क्या होगा, लाउड S1। अगर यही प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल है तो वहां पे क्या थी, सॉफ्ट S1, सॉफ्ट S1। ओके, इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कैसे है, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, अपने को पता है कि ये मेरा दिल, और अपने को पता है S1 किस वजह से डेवलप होती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के क्लोजिंग के टाइम पे। तो ये वाला वॉल अपना कौन सा होगा, मिट्रल वॉल, एक हो गया हमारा मिट्रल वॉल, एंड एक हो गया हमारा राइट साइड में हमारा कौन सा हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल।
तो हमारे को पता है ये दोनों वॉल क्लोज होने की वजह से क्या डेवलप होता है, S1 डेवलप होती है। बट ये दोनों वॉल अगर एक साथ तो नहीं डेवलप क्लोज होते ना, तो इसमें से सबसे पहले होता है नॉर्मली जो क्लोज होता है वो होता है मिटरल वॉल पहले। तो मिटरल वॉल क्लोज होने से क्या आ गई, S1, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M1 से। एंड बाद में होता है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज, तो इसको हम बोलते हैं T1, क्योंकि ट्राइकस्पिड क्लोज होने से क्या डेवलप होती है हमारी S1, तो इसको हम बोलते हैं M1 T1। मींस M1 एंड T1 मतलब मिटरल वॉल क्लोज होते ही ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होता है। ठीक है, तो अगर ये चीज स्प्लिट हो जाए, ठीक है, स्प्लिटिंग सुनाई दे हमारे को कि अलग अलग हल्का सा डिफरेंस आ रहा हो कि एक बंद हुआ टक टक, मतलब कोई डिफरेंस है, बट एक साथ अगर आ रहे हो लगभग एक साथ आते हैं तो वो नॉर्मल होता है। ठीक है, बट M1 एंड T1 के बीच में थोड़ा सा गैप है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्प्लिटिंग। मतलब हो तो पहले मिटरल वॉल ही क्लोज रहा है, बाद में T1 क्लोज हो रहा है, बट क्लोज होने के टाइमिंग में थोड़ा सा गैप हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग, नॉर्मल स्प्लिटिंग। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्प्लिटिंग। नॉर्मल स्प्लिटिंग एंड जस्ट इसके अपोजिट मींस कि पहले T1 मींस ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो एंड बाद में M1 मींस मिटरल वॉल क्लोज हो, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स स्प्लिटिंग। रिवर्स स्प्लिटिंग, ओके, जिसमें हमारे को क्या सुनाई देगा, T1 M1। ओके, तो नॉर्मल स्प्लिटिंग के क्या कॉज होते हैं अपने को पता होना चाहिए, आर बी बी राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एंड रिवर्स स्प्लिटिंग में हमारा कौन सा आता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ओके, यहाँ पे मिलेगा हमारे को क्या, लेफ्ट वेंट्रिकुलर पेसिंग, यहाँ पे मिलेगा राइट वेंट्रिकुलर पेसिंग, यहाँ पे मिलेगा कॉज हमारे को क्या, एब्स्टीन एनिमलीज, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन्ड है, एब्स्टन एनिमलीज। रिवर्स की अगर बात करें, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक जैसे मैंने बताया, राइट वेंट्रिकुलर पेसिंग एंड सीवियर एमएस। एंड क्वेश्चन यहीं से आता है हमारा कि सीवियर अगर एमएस है, मिटल स्टेनोसिस है एंड एट्रियल मिक्सोमास है, तो वहां पे किस तरीके की साउंड सुनाई देगी, वहां पे सुनाई देगी रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ द S1, रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ द S1। ठीक है, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को पता होना चाहिए क्वेश्चन कहां से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सीवियर एमएस से एंड एट्रियल मिक्सोमास से हमारा स्प्लिटिंग पूछेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आगे चलते हैं S2 की बात करते हैं, S2 की बात करें तो हमने जैसे बताया था, ये मेरा दिल और यहां से हमारा एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकुलर से, एंड ये मेरी पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे क्या था, पल्मोनरी वॉल एंड यहाँ पे एओर्टिक वॉल। ठीक है, इनके क्लोजिंग से मैंने क्या बताया था, S2 डेवलप होती है। ओके, तो ये जस्ट अलग अलग हमारे को सुनाई देती है। इसमें पहला कौन सा क्लोज होता है, एओर्टिक वॉल, देन बाद में होता है हमारा पल्मोनरी वॉल। ठीक है, और एओर्टिक वॉल क्लोज होने से क्या डेवलप होती है, S2, एंड पल्मोनरी वॉल क्लोज होने से S2। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं A2P2। A2P2 अलग सुनाई देती है बकायदा। अगर ये सिंगल ही सुनाई दे तो इसको हम बोलते हैं सिंगल S2। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल S2। नॉर्मली क्या है, अलग ही स्प्लिटिंग सुनाई देती है इनकी, बट अगर सिंगल सुनाई दे तो उसको हम बोलते हैं सिंगल S2। एंड इसके क्या क्या कॉज है आपके सामने है, कंप्लीट LLP, सीवियर टॉफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलोट, सीवियर AS, एओर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस। ये तो अपने को भी पता है कि इन वॉल के अंदर प्रॉब्लम हुई है, स्टेनोसिस हुई है, तो डेफिनेटली सिंगल S2 सुनाई देगी ना। ओके, इसी तरीके से पल्मोनरी वॉल एट्रेजिया, ट्राइकस्पिड वॉल एट्रेजिया, एसिमेंजर सिंड्रोम, एम्फाइसीमा, ओबेसिटीज। ओके, तो ये सारे कॉज अपने को याद रखने ही रखने हैं। ओके, मैं आपको बेसिक चीजें समझा सकता हूं, बट जो चीज याद करने की है वो अपने को याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से
एक चीज और देखिए, वाइड फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग, ये फिजियोलॉजिकल वर्ड कैसे आया अभी मैं समझाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। देखिए होता क्या है, ये जो मैंने बोला था कि ये इंडिविजुअली सुनाई देती है, तो यहाँ पे एक नोट डालिए अपने नोट्स के अंदर। नोट क्या डालना है, नो ऑडिबल, नो ऑडिबल स्प्लिटिंग, no audible splitting on expiration, but audible splitting on inspiration। मीन्स इंस्पायरेशन के टाइम पे हमारे को ये स्प्लिटिंग सुनाई देती है, बट एक्सपायरेशन के टाइम पे, ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल पेशेंट या नॉर्मल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम। नॉर्मल इंडिविजुअल में एक्सपायरेशन में ये स्प्लिटिंग सुनाई नहीं देती है, नो ऑडिबल स्प्लिटिंग, बट इंस्पिरेशन के टाइम पे ये ऑडिबल स्प्लिटिंग सुनाई देती है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, बट ये एबनॉर्मल कैसे हो जाएगी, एबनॉर्मल एक्सपायरेटरी स्प्लिटिंग, मींस एक्सपायरेटरी के टाइम पे हमारे को स्प्लिटिंग सुनाई दे जाए, ठीक है ना। एक्सपायरेटरी के टाइम पे क्या बोला था, नो ऑडिबल स्प्लिटिंग, ठीक है ना। बट एक्सपायरेटरी के टाइम पे अगर ऑडिबल स्प्लिटिंग सुनाई दे रही है तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल, ठीक है ना। तो उसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, 2 सेकेंड। तो उसके अंदर हो सकते हैं वाइड फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। वाइड फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग मींस स्प्लिटिंग हुआ है किसमें, एक्सपायरेटरी के टाइम पे, तो हुआ इसी तरीके से A2P2 की बेसिस पे, तो इसको हम बोलते हैं वाइड फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। एंड इसके कॉज क्या है, RPB, ASD, MR, मिट्टर रिगर्जिटेशन, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, लुटिवेंचर सिंड्रोम। देन अगर ये P2A2 सुनाई दे एक्सपायरेशन के टाइम पे, वही बात करूंगा, एक्सपायरेशन में सुनाई नहीं देनी चाहिए, बट यहाँ पे स्प्लिटिंग सुनाई दे, और वो कैसी हो, P2A2, P2A2 सुनाई दे, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स स्प्लिटिंग, रिवर्स स्प्लिटिंग इन एबनॉर्मल एक्सपायरेटरी स्प्लिटिंग ऑफ द H2। इसके क्या कॉज हो सकते हैं, LLP, then PDA, then WPW syndrome, then Wolff-Parkinson-White syndrome, then severe hypertension and aortic stenosis. ओके, क्वेश्चन कहां से आएगा, अब आप कहेंगे कि सर इतनी सारी स्प्लिटिंग बता दी, क्वेश्चन कहां से आता है। मोस्ट कॉमनली जो एमसीक्यू बनता है इन स्प्लिटिंग से, और वो क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन cause of the most common cause of the fixed wide splitting। ओके, तो आंसर इज ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। हमारे को ये क्वेश्चन एंड आंसर पता होने चाहिए। इसी तरीके से हम हार्ट साउंड 3 की बात करते हैं। S3 की बात करें तो S3 मैंने बताया था रैपिड फीलिंग की वजह से डेवलप हो रही है, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे रैपिड फीलिंग की वजह से हमारे को, वैसे मैंने बोला था नॉर्मली सुनाई नहीं देती, कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं जहाँ पे हमारे को S3 सुनाई देती है। वो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं चिल्ड्रंस के अंदर हाई कार्डियक आउटपुट, लाइक एथलीट्स के अंदर फीवर, प्रेगनेंसी, थायरोटॉक्सिकोसिस एंड एवी फिस्टुलास में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर का फिस्टुला नहीं है। ये किसका फिस्टुला है, ये फिस्टुला है आर्टरी एंड वेन के बीच में एक फिस्टुला डेवलप हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं एवी फिस्टुला। ये एट्रिया वेंट्रिकुलर के बीच में फिस्टुला नहीं डेवलप होता है, ये आर्टरी एंड वेन के बीच में फिस्टुलास डेवलप होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एवी फिस्टुलास, ठीक है। हमारे को क्या पता होना चाहिए, S3 फिजियोलॉजिकली कब होती है, चिल्ड्रंस एंड हाई कार्डियक आउटपुट के अंदर। हाई कार्डियक आउटपुट की कंडीशंस कौन कौन सी है मैंने बताया जैसे, ठीक है। देन पैथोलॉजिकल कंडीशंस कौन कौन सी है जिसको हम, जिसमें हमारे को पता होना चाहिए
कि S3 डेवलप होती है, इसके अंदर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, लेफ्ट टू राइट शंट। लेफ्ट टू राइट शंट के कौन कौन सी डिजीज है अपने को पता होनी चाहिए। ये है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, देन constrictive pericarditis, then restrictive cardiomyopathy, then hypertrophic cardiomyopathy। तीनों ही कार्डियोमायोपैथी हमारे को इसमें देखने को मिलेगी, रेस्ट्रिक्टिव, कॉन्स्ट्रिक्टिव एंड हाइपरट्रोफिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे S4 की। S4 कब सुनाई दे सकती है हमारे को, जहां पे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो, ISD हो, ठीक है, इडियोपैथिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो। तो इसी चीज पे 3 कार्डियोमायोपैथी हमने किस में पढ़ ली थी, S3 में पढ़ ली थी। ठीक है, और S4 में कौन सी मायोपैथी कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलती है, IDCM, इडियो वहां पे मिलेगा हमारे को हाइलीन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ओके, हाइलीन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं अब आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। एक आता है कि नॉर्मल एक्सिस से अगर कभी भी क्वेश्चन आता है ना, तो इसके अंदर एक सिंपल सा डायग्राम बना के आ जाना, और उसमें अपने को पता होना चाहिए नॉर्मल एक्सिस वो कई बार डिग्रीज पूछते हैं अपने को, ठीक है ना, कि नॉर्मल एक्सिस कितना है डिग्री में पता होना चाहिए, तो हमारे को पता होना चाहिए। तो हम किस तरीके से याद रखें, एक सिंपल मेरा डायग्राम है, वो क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, एंड यहाँ पे माइनस में 90 डिग्री। ओके, तो यहां से एक हमारे को पता होना चाहिए नॉर्मल एक्सिस कितना है, -30 डिग्री से लेके +90 डिग्री, ये क्या है, नॉर्मल एक्सिस। ये क्या है, नॉर्मल एक्सिस। अगर जस्ट इसके अब बीच की बात करें, इससे अबव की बात करें, तो ये क्या है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, LAD। एंड अगर बात करें इसके बीच की, +90 टू ±180 की बात करें, तो इसके बीच में कौन सा मिलेगा हमारे को, RAD, राइट एक्सिस डेविएशन। एंड रिमेनिंग जो पोर्शन बचा हमारे पास में, ये वाला जो पोर्शन है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन। एक डायग्राम से हमारे को सारी चीजें पता होंगी, और हमारे को डिग्रीज याद भी रहेगी। ठीक है, केवल ये -30 वाली वैल्यूज को टिक करके और सारे डिग्रीज बना लेना, और डायग्राम से ही ये सारी चीजें याद रहती हैं। ठीक है, मेरे को, और बाकी है ना आप, क्योंकि वहां पे क्या है, कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा करते हैं, ऑप्शंस बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, तो हमारे को पता होना चाहिए एक डायग्राम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेवीपी। जेवीपी के अंदर एक सिंपल सा एक डायग्राम बनाओ, और इसी से ही हमारे को सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाते हैं। वो कैसे, ये एक डायग्राम, इसके अंदर आप देखिए, ये है ए वेव, ये हल्का सा फ्लक्चुएशन है, ये सी वेव, ये है वी वेव। ओके, अगर बात करें ए वेव क्यों प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, जेवीपी किसको डिनोट करती है, हमारा राइट एट्रियम के प्रेशर को, इस प्रेशर को वो डिनोट करेगी। ठीक है, तो इस पे अपने को कंसंट्रेट करके जेवीपी को समझना है। ठीक है, अभी के लिए अगर जिस तरीके से हमारी की क्लास चल रही है क्रैश कोर्स में, तो हमारे को केवल इतना सा पता होना चाहिए ए वेव क्यों डेवलप होती है। सारे एमसीक्यूज इसी पे, एक ये जो स्लाइड है इसी के ऊपर से कई सारे एमसीक्यूज बनते हैं हमारे, कि ए वेव क्यों प्रेजेंट होती है,
राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। सी वेव, ये जो बल्जिंग है, ये जो फ्लक्चुएशन है, ये क्यों डेवलप होता है? बल्जिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल इनटू द राइट एट्रियम। यहाँ पे जो, अगर मैं बात करूं डब्बा बना के, तो ये जो हमारा पोर्शन है, तो यहाँ पे हमारे हमारे जो वॉल है, ट्राइकस्पिड वॉल, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तब क्या होंगे, ये वॉल थोड़े से हमारे एट्रिया की तरफ क्या होंगे, बल्ज होंगे। तो बल्जिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल इनटू द राइट एट्रियम, इसकी वजह से क्या डेवलप होगा? इसकी वजह से डेवलप होगा सी वेव। ओके, इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से हमारी क्या है, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। अब जब सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा से हमारा क्या होगा, ब्लड फीलिंग होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा और इसकी वजह से क्या डेवलप होगा, हमारा सी वेव डेवलप होगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी वेव। ठीक है, अब ए एक्स डिसेंट की बात करें, तो ए एक्स डिसेंट को हम बोलते हैं एक्स डिसेंट, और ये कौन सा है, ये है एक्स डिसेंट। इसको हम बोलते हैं एक्स डिसेंट, एंड इसको हम बोलते हैं वी वाई डिसेंट या वाई डिसेंट। इसको हम बोलते हैं वाई डिसेंट। AX डिसेंट ड्यू टू द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल। ओके, and VY descent is due to the rapid inflow of the blood into the right ventricle, and VA वापस से ये कंटिन्यू होके VA जो डेवलप होती है, VA descent कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ द ब्लड की वजह से। क्वेश्चन हमारे को A वेव, C वेव एंड V वेव से ही पूछा जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन कहां से डेवलप होते हैं हमारे को वो होते हैं इनके एबनॉर्मलिटी से। हमारे को पता होना चाहिए कि लार्ज ए वेव हमारे को किस में देखने को मिलेगी, वो है टीएस, यहाँ पे जैसे लिखा है टीएस, पीएस एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। बट आप मेरी क्लास ले रहे हो, अपने को क्या पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में हमेशा ऑल एक्सेप्ट करके पूछा जाता है लार्ज ए वेव के लिए। ठीक है, हमारे तीन तीन को याद रखो या ना रखो, हमारे को पता होना चाहिए ऑल एक्सेप्ट का आंसर क्या होना चाहिए, एट्रियल स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस नॉट ए रीजन ऑफ लार्ज ए वेव। एओर्टिक स्टेनोसिस इज नॉट ए रीजन ऑफ लार्ज ए वेव। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कैनन ए वेव। कैनन ए वेव मींस, अगर कैनन ए वेव रेगुलर है तो उसका क्या कॉज हो गया, ड्यूरिंग द जंक्शनल रिदम। अगर इरेगुलर कैनन वेव पूछा जाएगा, हमेशा एमसीक्यूज हमारे को एमसीक्यू ये पूछा जाएगा कैनन ए वेव का कॉज क्या है, तो आंसर क्या जानना चाहिए, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। इसी तरीके से पूछा जाएगा हमारे को एब्सेंट ए वेव। एब्सेंट ए वेव कौन सी कंडीशन में एब्सेंट हो जाती है, एट्रियल फिब्रिलेशन में। एट्रियल फिब्रिलेशन में, जहां पे हमारे को क्या होता है, सर्किट रीसर्किट होता रहता है हमारा एट्रिया में ही, तो इसकी वजह से क्या डेवलप होगा, हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन में ए वेव प्रेजेंट होगी। ठीक है, ए वेव एब्सेंट होगी क्योंकि यहाँ पे एट्रिया कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है ना, रीसर्किट होने की वजह से। ठीक है, एंड प्रोमिनेंट वाई डिसेंट एब्सेंट होता है टेम्पोनेट के अंदर, एब्सेंट होता है टेम्पोनेट के अंदर वाई डिसेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर पल्सेस की बात करें, एंड पल्सेस में सारी इंपॉर्टेंट पल्सेस हैं कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ये पल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, हमारे पास में सबसे पहली जो पल्स है, पल्स अल्टरनेंस। पल्स अल्टरनेंस का कॉज पता होना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। इसी तरीके से बिस्फरेंस पल्स, बिस्फरेंस पल्स में कौन सी होगी, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस एंड एचओसीएम। इसी तरीके से बिस्फरेंस के बाद में डाइक्रोटिक पल्स की बात करें,
डी से डाइक्रोटिक एंड डी से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसी तरीके से कोलैप्सिंग पल्स की बात करें तो यहाँ पे कोलैप्सिंग पल्स किस में देखने को मिलेगी, सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिया, कोलैप्सिंग पल्स एंड लास्ट इंपॉर्टेंट है पल्सस पैराडॉक्सस। पल्सस पैराडॉक्सस कई सारे रीजन हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, सुपीरियर वेना के ऑब्स्ट्रक्शन, पीसी सॉरी सीओपीडी, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हाइपोवोलेमिक शॉक। तो ये सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए। अब आप कहेंगे क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन मेनली हमारा आता है किससे, पल्सस पैराडॉक्सस से एंड पल्सस अल्टरनेंस से एंड बिस्फरेंस पल्स से। तो ये पल्स के कॉज अपने को कभी नहीं भूलने हैं, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहते हैं यहां से, ठीक है। ये हो गया हमारा सारी पल्सेस। देन हम बात करते हैं कार्डियक मर्मर्स की। तो कार्डियक मर्मर, टाइप ऑफ द सिस्टोलिक मर्मर की बात करें, क्योंकि आपको भी पता है सारी मर्मर को दो में डिवाइड किया हुआ है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मर्मर एंड पैन सिस्टोलिक मर्मर। तो हम बात करेंगे सिस्टोलिक मर्मर की। तो सिस्टोलिक मर्मर के अंदर बात करें तो सिस्टोलिक भी कैसे हो सकती है, पैन सिस्टोलिक हो सकती है। एंड पैन सिस्टोलिक के कॉज क्या है, यहाँ पे देखिए VSD, MR means ventricular septal defect, mitral regurgitation, tricuspid regurgitation and AP shunt, okay, aortic pulmonary shunt. Then mid systolic की बात करें, मिड सिस्टोलिक, पैन सिस्टोलिक मींस पूरे सिस्टोल के टाइम पे, मिड सिस्टोलिक मींस मिड में है ना हमारे को मरमर सुनाई दे सिस्टोल के। तो उसमें भी दो कॉज हो सकते हैं मिड सिस्टोलिक में, कि एओर्टिक कॉज एंड पल्मोनरी कॉज। एओर्टिक कॉज आर दी aortic stenosis, aortic coarctation, aortic aneurysm, aortic PDA and high cardiac output. अगर पल्मोनरी की बात करें, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी आर्टरी आर्टरी डायलिटेशन एंड ASD एंड हाई आउटपुट स्टेट, ओके। तो पल्मोनरी एंड एओर्टिक कॉज हमारे को समझ में आने चाहिए और याद रहने चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट चाहिए। देन मिड की बात कर ली हमने, पेन की बात कर ली। देन अर्ली की बात करते हैं। अर्ली सिस्टोल में अगर हमारे को सुनाई दे मरमर, तो उसके कॉज क्या हो सकते हैं, VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, पेपिलरी मसल्स डिस्फंक्शन, पेपिलरी मसल डिस्फंक्शन। अब क्वेश्चन कहां से आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे को एमसीक्यू। एमसीक्यू पूछा जाता है मर्मर ऑफ द MS कैसी होती है, मिट्रल स्टेनोसिस की मर्मर कैसी होती है, वो होती है लो पिच मर्बलिंग, लो पिच रंबलिंग डायस्टोलिक मर्मर, ओके, विद प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशंस। हमारे को पता हो या ना हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रंबलिंग डायस्टोलिक मर्मर्स, ओके। देन जी, ओके, rejoin again immediately, ओके। इसी तरीके से पूछा जाएगा जस्ट अपोजिट में कि कैरिकूम मर्मर, ठीक है। कैरिकूम मर्मर में दो चीजें पूछ सकते हैं, कैरिकूम मर्मर के अंदर दो चीजें पूछी जा सकती हैं। पहला एमसीक्यू बनता है कि ये किस में देखने को मिलेगी, तो हमारे को पता होना चाहिए कि एक्यूट रूमेटिक कार्डाइटिस मींस रूमेटिक फीवर में देखने को मिलेगी। एंड दूसरी चीज पूछेंगे कि ये किस तरीके की मर्मर है, कि ये लो पिच डिलेड डायस्टोलिक मर्मर है, ओके। लो पिच डिलेड डायस्टोलिक मर्मर है, ओके। इसी तरीके से एक आती है ऑस्टिन फिल्ट मर्मर। तो ऑस्टिन फिल्ट किस में देखने को मिलेगी, इसी तरीके से दो क्वेश्चन बनते हैं ऑस्टिन फिल्ट मर्मर के लिए,
क्या किस में देखने को मिलेगी हमारे को? ए से ही याद रखनी है एओर्टिक रिगर्जिटेशन। मैं ए को ए से याद रखता हूं। ऑस्टिन फील्ड मींस एओर्टिक रिगर्जिटेशन। ओके, एंड किस तरीके की होती है? तो कुछ भी याद नहीं रखना है, ये भी सेम ही रहता है, लो पिच डिलेड डायस्टोलिक मर्मर ही होती है। ओके, इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं, सिस्टोलिक हो गई। अब बात करते हैं कॉज ऑफ दी कंटिन्यूअस मर्मर की। अब इसकी लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, जस्ट सेकेंड। हाँ जी, कंटिन्यूअस मर्मर के कॉज कौन कौन से हैं? तो ये सारे पता होने चाहिए अपने को। वीनस हम्प, मेमोरी सफल्स, हेमेंजियोमास, हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्यूट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, पीडीए, एपी विंडो, टर्नस आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस, pulmonary atresia, bronchiectasis, Lutemanker syndrome, AV malformations, correlation of aorta, carotid occlusion, celiac mesenteric occlusion, renal occlusion, femoral occlusion, coronary occlusions। ओके, अब आप कहेंगे कि सर इतने सारे याद रखने पड़ते हैं क्या? तो इतने याद नहीं रखने की जरूरत है। हमारे को क्या चीज याद होनी चाहिए इसमें से, कंटिन्यूअस में से जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं मेनली ऑप्शन में, कौन से और एमसीक्यूज में कौन से ऑप्शंस होते हैं, वो अपने को 3-4 पता होने चाहिए। उसके अंदर है पीडीए, एपी विंडो, एपी विंडो, पीडीए, एपी विंडो, एवी फिस्टुला, एवी फिस्टुला या एवी मालफॉर्मेशन, एंड एंड आता है हमारा एक्यूट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, एक्यूट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ठीक है, ये हमारे को पता होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल कितना है। नॉर्मल होता है लेस देन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितना होता है? लेस देन 0.10 सेकेंड, 0.10 सेकेंड। ओके, ये नॉर्मल होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वाइड की, तो वाइड किसको बोलेंगे? जब ये कितने से ज्यादा हो जाए? एंड इक्वल टू 0.12 सेकेंड से ज्यादा हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? वाइड, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एंड वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किस में देखने को मिलता है? ये सारे कॉज हमारे लिए बहुत